जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून को मिलने वाले एक और रिलीफ के मुतालिक। हनीफ अब्बासी की भी सजा मुअत्तल हो गई। मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा को एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट से एक और बड़ा रिलीफ। हनीफ अब्बासी, जिन्हें 21 जुलाई 2018 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस कोर्ट की जानिब से, जिसकी खिलाफ अपील में वो लाहौर हाई कोर्ट गए थे। आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच से हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल हो गई है और इस वक्त तक अलबत्ता हनीफ अब्बासी जेल से रिहा नहीं हुए। लेकिन 1 साल से भी कम अरसे में हनीफ अब्बासी, मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा को अदालत से और खास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला है। इससे पहले शहबाज शरीफ को भी लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है और हमजा शहबाज को भी नैब से गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है। नवाज शरीफ पहले ही 6 हफ्तों की जमानत पे है, सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि इस्तिगासा यानी कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स, वो आज हनीफ अब्बासी के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम क्यों रही? अब तक तहरीरी फैसला लाहौर हाई कोर्ट का हनीफ अब्बासी केस के सिलसिले में सामने तो नहीं आया, लेकिन ये जरूर वाज़ेह है कि इस्तिगासा यानी कि सरकारी वकील हनीफ अब्बासी के खिलाफ केस के ठोस शवाहिद फराहम करने में अदालत के सामने लाहौर हाई कोर्ट को मुतमईन करने में मुकम्मल नाकाम रहा। आज की इस्तिगासा की कार्रवाई और उसकी कारकर्दगी से जो 21 जुलाई 2018 को यानी कि आम इंतखाबात 25 जुलाई 2018 से सिर्फ 4 दिन पहले जो फैसला आया था, आज की जमानत ने हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तली ने 21 जुलाई 2018 के फैसले पे बहुत बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा इस्तिगासा के किरदार और अदालतों के तरीक़ाकार पर भी बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं। एफिड्रीन का केस 2011 में उस वक्त मंजर आम पे आया जब उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विफाकी वज़ीर मखदूम शहाबुद्दीन ने कौमी असम्बली को बताया कि 2 कंपनीज बर्लेक्स लैब इंटरनेशनल और डैनिस फार्मा लिमिटेड को 9000 किलोग्राम एफिड्रीन की गैर कानूनी नाजायज एलोकेशन हुई। उसके बाद जून 2012 में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 9 मुल्जिमान, जिनमें हनीफ अब्बासी भी शामिल थे, उनके खिलाफ ये केस दाखिल दफ्तर किया। 6 साल तक ये केस चलता रहा, जिसके बाद 11 जून 2018 को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस इबादुर रहमान लोधी ने खुसूसी अदालत को हिदायत की कि 21 जुलाई 2018 को यह फैसला सुना दिया जाए। क्योंकि उस वक्त हनीफ अब्बासी रावलपिंडी से NA-60 से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए कि चूंकि 4 दिन बाद सिर्फ आम इंतखाबात हैं तो ट्रायल कोर्ट को रोका जाए कि वो आम इंतखाबात से 4 दिन पहले फैसला ना सुनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी हनीफ अब्बासी की यह दरख्वास्त मुस्तरद हो गई थी। बुनियादी सवालात खड़े होते हैं कि जो आज हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल हुई है, तो 21 जुलाई 2018 का फैसला उस पर भी बहुत से सवालात खड़े हो जाते हैं। इस्तिगासा के किरदार, अदालतों के तरीक़ाकार पर भी बहुत से सवालात खड़े हो जाते हैं और सियासी तौर पे ये सवाल आज सब लोग कर रहे हैं कि नून लीग को पै दर पै मिलने वाले रिलीफ्स का सियासी मतलब क्या है? क्या नून लीग को रिलीफ किसी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं? यही सवालात हम उठाएंगे। मेरे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। ये हनीफ अब्बासी साहब के रिलीफ, इससे पहले हमजा शहबाज को नैब से गिरफ्तारी के खिलाफ रिलीफ, उससे पहले शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ, नवाज शरीफ ऐसे ही 6 हफ्ते की जो है वो जमानत पे हैं। तो ये किस जानिब इशारा कर रहा है? नून लीग को मिलने वाले मुसलसल रिलीफ कानूनी और सियासी तौर पर किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये मुझे नहीं पता जी। एक तो मुझे ऐसे लगा आपने कुछ गिला गुजारी की है कि हैं आपके भी अच्छे दिन आ गए ये काहे को तो गिला मत कीजिए। बुनियादी तौर पे 2 या 3 चीज़ें आपके सामने आ रही हैं बारहा सिस्टम में। अब्बासी साहब का केस ले लीजिए,
अब्बासी साहब के केस में आपको याद होगा कि 20-25 लोग मुलविस थे, बहुत बहुत बड़े नाम भी थे। कुछ लोगों पे ये मुकदमा था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो है, प्राइम मिनिस्टर का जो दफ्तर है उसको इस्तेमाल करके लोगों को ठेके दिलवाए एफिड्रिन के, जो दवाओं में इस्तेमाल होती है। अब हनीफ अब्बासी साहब को सज़ा हो गई और इत्तफाकन सज़ा उस दिन हुई जब इलेक्शन होने लगे थे। आपको याद होगा इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनको सज़ा हो गई। फिर आप हुस्ने इत्तफाक देखें कि रात को 11 या 12 बजे जाके सज़ा हुई। तो ये तमाम चीज़ें जब हो गई और सज़ा हो गई और उसके बाद वो मुसलसल जेल में रहे, तो जब हाई कोर्ट में उनकी अपील गई तो पता चला कि वो तमाम एविडेंस जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको सज़ा होनी चाहिए थी वो मौजूद नहीं था एविडेंस। तो हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया, रिलीफ भी वक्ती दिया है, यानी मामला तो चलेगा, मेरिट तो डिस्कस होगा। लेकिन जब बज़ाहिर आपके सामने आ जाए कि 28 लोग, जिनमें वो लोग भी थे जिन्होंने सबको ठेका दिया, अगर ये इल्ज़ाम सही है, उनमें से किसी के ऊपर कोई मुकदमे का फैसला नहीं हुआ, किसी को सज़ा नहीं हुई, सब घूम रहे हैं, सब इज्जतदार लोग हैं, और अब्बासी साहब को सज़ा हो गई और हुई भी उस वक्त जब इलेक्शन में 2 या 3 दिन रह गए थे, हुई भी रात को 11 बजे, जिस तरीक़ाकार से हुई, जो वहाँ पे उद्यम मचा, जो वहाँ पे नारे लगे, वो सब आपके सामने हैं। तो जब आप हायर कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए या हाई कोर्ट, हायर कोर्ट्स में गए, और जब उसका वो दलाइल और वो एविडेंस पेश किया गया तो नदारद। इसी तरह की चीज़ें आपको बेशुमार केसेस में नज़र आ रही हैं। तो बज़ाहिर 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ये नज़र आता है कि इंस्टीट्यूशनल काम जो होना चाहिए, जो काम पुलिस ने करना है, जो काम नैब ने करना है, बज़ाहिर वो काम नहीं हो रहा। तो छोटी जगहों पे जहाँ पे कुछ आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा चल जाता है, लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंस ना भी समझें कि इन्फ्लुएंस नहीं है, तो जो ज़बान ज़द आम होता है, जो टीवी प्रोग्राम हो रहे होते हैं, जो अवामी राय चल रही होती है, जो उधम मच रहा होता है, उसको गालिबन अगर वो असरअंदाज हो सकता है, मैं नहीं जानता, मैं किसी अदालत के मुतल्लिक नहीं कह सकता कि वो असरअंदाज होते हैं, मगर बहरहाल हम हर बंदा हर चीज़ से असरअंदाज होता है। तो ख़ास किस्म का फैसला जब हम सुपीरियर कोर्ट्स में जाते हैं और वो बुनियाद जिसको पर सज़ा की हुई है उसको सवाल किया जाता है तो जवाब नहीं होता। आपने नवाज शरीफ साहब के केस में भी देखा कि उनको सज़ा हुई, फिर आपने हाई कोर्ट की बेल एप्लीकेशन में यही देखा ना कि उन्होंने कहा कि वो एविडेंस कहाँ है। तो एविडेंस के बुनियाद बगैर आप कैसे सजाएं दे रहे हैं, चाहे वो नैब का कोर्ट हो, चाहे वो कोई और दहशतगर्दी का कोर्ट हो, चाहे वो ये एंटी नारकोटिक कोर्ट हो। तो मुझे लगता है कि कुछ इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस हैं जो दूर होनी चाहिए। दूसरी जो अहम नुक्ता है वो ये, जो हमारा नुक्ता है, कि इसमें सियासी विक्टिमाइजेशन का एक अमर है। और ये जो इस वक्त की हुकूमत है, जिसको मैं समझता हूँ कि एक फैशिस्ट हुकूमत है, जो खुद देती है एग्जाम्पल्स, वो क्या थे जिनको हीरो मानते हैं, जर्मनी के हिटलर और पता नहीं मुसोलिनी, और किस किस की एग्जाम्पल्स देते हैं कि अगर वो यू टर्न लेना सीख जाते तो आज तारीख ही बिल्कुल मुख्तलिफ होती। आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो वो हुकूमत जिसका हीरो हिटलर हो, वो हुकूमत जो समझती हो कि मोदी सरकार को इलेक्शन जीतना चाहिए और मोदी सरकार के इलेक्शन जीतने से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, वो हुकूमत जो ये कहे कि ये दहशतगर्दी का बाजार असल में फ़ौज ने बर्पा किया है। ये परसों इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने बीबीसी को, परसों दिए। तो आप इस तरह की हुकूमत से फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अपने हलीफों को नहीं छोड़ रही, उन पे तनकीद और उनको इंटरनेशनल फोरम पे अपनी फ़ौज को मिलाइन करने से बाज नहीं आ रही, वो अपने जो हरीफ हैं उनके साथ क्या करेगी? तो हमारे ये 2 नुक्ते हैं कि एक, ठीक है मुसद्दिक मलिक साहब, आपका जो ये नुक्ता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, जब केसेस आपके खिलाफ आते हैं तो आप कह देते हैं कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और जब केसेस आपके हक में आ जाएं तो आप कहते हैं, फैसले आपके हक में आ जाएं तो आप कहते हैं कि जी बल्ले बल्ले हो गई, ये तो इंसाफ आजाद हो गया, अदालतें आजाद और बाइख्तियार हो जाएंगी, मतलब मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू। नंबर 2 पॉइंट जो मेरा सवाल आपसे ये है कि आज हनीफ अब्बासी की सजा मअतल हुई, इससे पहले हमजा शहबाज को रिलीफ, उससे पहले शहबाज शरीफ को रिलीफ, दूसरी तरफ नवाज शरीफ को सिर्फ 6 हफ्ते की जमानत मिलती है। नवाज शरीफ के जो करीबी दोस्त हैं ख्वाजा आसिफ, नैब की पेशियां उनकी लग रही हैं। नवाज शरीफ के नामजद करदा वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, नैब का घेरा उनके गिर तंग हो रहा है। वज़ीर आज़म के नवाज शरीफ के एक और करीबी साथी मिफ्ता इस्माइल, उनके खिलाफ, उनका नाम ECL पर डल गया, उनके खिलाफ केसेस। तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जो शहबाज ब्लॉक है उसको रिलीफ ज्यादा मिल रहा है, या उसको अचानक ज्यादा रिलीफ हासिल होना शुरू हो गया है बनिस्बत दूसरे ब्लॉक के? देखिए, पहले तो मैं आपको, वो एक शेर है, थोड़ा सा हस्बे हाल है कि बेगिला हूं मैं बहुत दिन से,
वो परेशान हो गई होगी। हम तो खामोश बैठे हैं, हम तो गिला ही नहीं कर रहे। आप सवाल पूछती हैं तो आपके सवालों का जवाब हमें देना पड़ता है, वरना हमें तो ये लग रहा है कि जो अंधेर नगरी इस हुकूमत ने मचाई है, हमें तो खामोश रहना चाहिए, बिल्कुल गिला गुजारी नहीं करनी चाहिए। ये अपने बोझ तले खुद मदफून हो रहे हैं, हमें धक्का देने की क्या ज़रूरत है। तो जिस चीज़ को आप ये कह रही हैं कि हमारी तरफ से ये जो मामलात हैं, जो हमारी खामोशी है, जो हम गिला गुजारी नहीं कर रहे, उसकी वजह यह है कि हमारे खामोश रहने में इनकी परेशानी बढ़ रही है। अब आप अपने ये जो कैमरामैन हैं जिनकी को 40, 50, 60 हज़ार रुपये जितनी भी इनकी तनख्वाह होगी, आप इनसे पूछें ये कैसे गुजारा करेंगे। आप हमसे ये पूछ रही हैं मुकदमात का, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाईजान ये जब इनका 12,000 रुपये बिजली या 14,000 इस दफ़ा बिल आएगा, और मैं वादा करता हूँ कि आएगा, वादा करता हूँ, आपको पता है मैंने बिजली पे काम किया हुआ है, मैंने ये टैरिफ देखे हैं, इनका बिजली का बिल 12 से 14,000 आएगा, इनका गैस का बिल 2,000 आएगा। अगर इनके 3 बच्चे हैं और मोहल्ले के स्कूल में जा रहे हैं जो 2-2 हज़ार वाले स्कूल हैं, तो इनको 10,000 रुपए वो देने होंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर ये खोली में भी रह रहे हैं तो 10,000 तो एक कमरे का दे ही रहे होंगे ना, इस्लामाबाद पिंडी में कहीं रह रहे हैं। तो मैंने 32, 33, 35 हज़ार रुपए आपको गिन दिए हैं, अभी तक इन्होंने अपने बच्चों को एक खाना नहीं खिलाया, एक, नॉट अ सिंगल मील ऑन द टेबल। तो ये हुकूमत जो है वो अपने बोझ तले दफन है, हम खामोश हैं, हमें रिलीफ मिल रहा है। आप ये कह रही हैं कि आपके एक ग्रुप को रिलीफ मिल रहा है, मैं आपको कह रहा हूं कि ये अब्बासी साहब 1-1.5 साल जेल में रहे हैं, ये रिलीफ है? आप इसको रिलीफ समझती हैं कि एक शख्स को हाई कोर्ट कहे कि भाई कोई सबूत नहीं बज़ाहिर आपको हमें सामने नजर आ रहा, मगर 1 साल उसकी जिंदगी का जेल में जाए। और मैं हनीफ अब्बासी की बात नहीं करता, सिर्फ मेरे दोस्त करीबी मिफ्ता इस्माइल, मुझे मालूम है कि वो एक ईमानदार शरीफ आदमी है, उनके ऊपर मुकदमा भाई काहे को हो गया, क्या किया उन्होंने? 3 आर्टिकल लिखे हैं इकॉनमी के ऊपर, 5-7 दफा आपके प्रोग्राम में आपने बुलाया, उनकी बदकिस्मती वो आ गए, अब उनके पीछे मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया है। अब वो इस मुकदमे से 1-1.5 साल की सोहबत के बाद तो छूट जाएंगे। जब छूट जाएंगे तो आप क्या कहेंगी कि ये शहबाज शरीफ साहब के दोस्त थे तो इनको रिलीफ मिल गया? नहीं, रिलीफ नहीं मिला। वो पूरी जो कैद की सोहबत होती है उसको सहने के बाद एक सुपीरियर कोर्ट को जब एविडेंस नहीं मिला तो ये नागुज़ीर हो गया कि उन्हें छोड़ दिया जाए। ये है हमारा नुक्ता नज़र। तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर ज़रा सख्ती ज़रा ज़्यादा है, उनको 6 हफ्ते का रिलीफ मिला है। हमें उम्मीद है कि इसी बुनियाद पे जिस पे रिलीफ मिल रहे हैं, इसी तरह लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पे, इसी तरह जो डॉन लीक अभी परसों की है इमरान खान साहब ने, लोग अब डॉन लीक को नए जाविये से देखेंगे कि एक इंटरनेशनल फोरम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाके कह रहा है कि हमारी फौज दहशतगर्दों को बढ़ा रही है। ये किस तरह का प्राइम मिनिस्टर है भाई? ये किस तरह का प्राइम मिनिस्टर है? उधर तो चले कोई डिनाइल चल रहा था ना कि हमने कहा ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं, वो तो इंटरनेशनल बीबीसी के ऊपर जाके कह रहे हैं, यानी जो आपके इदारे बैनुल अक़वामी है उन पे जाके ये कह रही है किस, और कह रहे हैं मोदी को जीतना। हम कैंपेन कर रहे हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैंपेन कर रहा है। कमाल हो गई है, हैरत है। अब आप बताएं मोदी का यार कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। एक छोटी सी ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पेशावर बीआरटी की स्पीड को एक और बड़ा धचका लग रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख को एक और बड़ा धचका लग रहा है। वजीर दिफा और साबिक सीएम खैबर पख्तूनख्वा परवेज के खिलाफ करप्शन का रेफरेंस नैब में चला गया है। बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पेशावर बीआरटी आए रोज नित नए तनाज़ात की जद में रहती है और अब जो लेटेस्ट तनाज़ा पेशावर मेट्रो को घेरे हुआ है वो करप्शन और मनपसंद अफराद की तैनाती का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक सीएम खैबर पख्तूनख्वा और मौजूदा वज़ीर दिफा परवेज खटक के खिलाफ पेशावर बीआरटी में करप्शन का रेफरेंस लेके आज नैब में चली गई और चेयरमैन नैब से मुलाकात करते हुए परवेज खटक के खिलाफ पेशावर बीआरटी की लागत में बेगुना इजाफा और इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा और इसमें मनपसंद अफराद की तैनाती के खिलाफ ये रेफरेंस लेके पीपल्स पार्टी ने आज नैब में सबमिट करवा दिया है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत बार बार इन इल्जामात को मुस्तरद करती रही है, लेकिन पेशावर मेट्रो की साख पे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत की साख पे एक और बहुत बड़ा धचका है। क्या पेशावर मेट्रो की स्पीड पर इसका मजीद असर भी पड़ेगा? यही सवालात उठाएंगे और पीपल्स पार्टी
पार्टी आखिर ये करप्शन का रेफरेंस लेके नैब के आर्टिकल 9 और नैब के आर्टिकल 18 के तहत क्यों गई है चेयरमैन नैब के पास? तो इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे पास हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल करीम कुंडी साहब और अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब। अगर आपको भी मेरी आवाज़ आ रही है, क्यों आप लोग ये करप्शन का रेफरेंस लेके खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला और मौजूदा वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के खिलाफ नैब में गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गरीदा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी सवाल होता है कि क्यों लेट गए हैं। हम 23 मार्च को, क्योंकि हुकूमत ने एक ऐलान किया था कि हम सॉफ्ट ओपनिंग BRT का करेंगे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने और हुकूमत ने फैसला किया कि हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कंप्लीट नहीं था और अभी भी कोई डेट देने को वो तैयार नहीं है कि कब। वो मैं अक्सर प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि वज़ीर ख़ारजा को ये तो पता है कि शायद इंडिया एक हफ्ते में हमला कर ले, लेकिन ये पता नहीं है कि BRT कब कंप्लीट होगी। वज़ीर ख़ारजा को नहीं, बाकी हमारे KP के हमारे जो काबीना है या जो भी PTI के हमारे दोस्त हैं, क्योंकि लोगों के बहुत से हैं, इन्होंने वादा किया था पिछली हुकूमत जब इनकी जा रही थी उससे पहले कि हम 6 महीने के अंदर अंदर ये BRT कंप्लीट करेंगे। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जिस ठेके में एस्केलेशन हो तो उसमें जो है वो करप्शन होती है। इसमें आपके पास सबूत क्या है? हमारे पास जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, हमने उनके साथ अपने जो है चेयरमैन को जो है, आपको भी उसकी कॉपी हम दे सकते हैं, चेयरमैन को के ऑफिस, बल्कि चेयरमैन पास है, हम वो चला भी रहे हैं। हाँ, चेयरमैन के ऑफिस में हमने चेयरमैन को अपनी पूरी फाइल दी है, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी किए। साथ साथ हमने वो कॉपी भी दी है जो कि 27 पेजेस की जो प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम ने जो रिपोर्ट दी थी, वो भी साथ हमने की है। हाँ, इसके साथ साथ इन्होंने 25% दिए थे कॉन्ट्रैक्टर को जल्द कंप्लीशन के लिए काम, वो भी नहीं। वो अब आज तक ये पता नहीं है कि ये कंप्लीशन कब होगी, कोई डेट का पता नहीं है। हाँ। तो लिहाजा हमने लोगों की, क्योंकि पेशावर में जिस तरीके से ट्रैफिक की सूरत हाल है, लोगों की सूरत हाल है, कारोबार की सूरत हाल है, वो सबको मद्देनज़र करते हुए हमने ये एप्लीकेशन दी है कि कम अज़ कम आप देखें। आप कहते हैं कि ये इंसाफ की हुकूमत है, 2 नहीं एक पाकिस्तान, मदीने की रियासत है, तो मदीने में तो इंसाफ होगा। हमने आज चेयरमैन साहब के से मिले हम नैब के, हमने कोई और भी बताया कि हमारे पास 5-6 और भी हम रेफरेंसेस पे काम कर रहे हैं, एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, वो भी हम सबमिट करेंगे। हम दरवाज़ा खटखटाएंगे, हमें इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन कम अज़ कम हम बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि PTI की पिछले 5 साल हुकूमत रही है, एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इनका था BRT, जो कि आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो कि 6 महीने में कंप्लीट होता। आज ही पता नहीं है, अगर मेरे भाई शौकत यूसुफ साहब आज भी डेट देते हैं कि फलां तारीख को हम इसकी ओपनिंग करेंगे, वज़ीर आला या वज़ीर आज़म की ओपनिंग करेंगे, फिर भी जवाब ले लें शौकत यूसुफ साहब। शौकत यूसुफ साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो जरा जवाब दीजिएगा। जो पीपल्स पार्टी वज़ीर दिफा और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ नैब में करप्शन का रेफरेंस लेके गई है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, क्योंकि करप्शन के इल्ज़ामात को आप लोग मुसलसल डिनाई करते रहे हैं। शौकत भाई के शुरू से मैं एक चीज़ पहले, शौकत भाई एक मिनट, हम ये नहीं है कि हम सिर्फ कह रहे हैं कि परवेज़ खटक, हम कहते हैं कि जो भी इसमें मुलव्वस है, हम किसी की ज़ात के पीछे नहीं है। हम कहते हैं जो भी इसके अंदर मुलव्वस हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, कोई वजीर है या कोई भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जरा शौकत साहब से जवाब ले लें। शौकत यूसुफ साहब, देखिए गरीदा, बात यह है कि इन्होंने हिसाब बराबर करना है। इनके खिलाफ जो रेफरेंसेस आए हैं, जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं, ये हिसाब बराबर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जी चलो हमने भी तो उनके खिलाफ कर दिया, अब देखो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। असल चीज ये कि क्या चीज है, अभी तो BRT बनी नहीं है, BRT पे काम शुरू है। जब बनेगी उसके बाद फिर आप उसमें नकाइस भी निकालें, आप उसमें करप्शन के केसेस भी निकालें। हाँ। और जो इन्होंने सबूत दिए, क्या दिया है, वही PIT की रिपोर्ट दी है जो हमने छाया की है। तो PIT की रिपोर्ट में क्या है, उसमें कहाँ लिखा है कि करप्शन हुई है? तो ये जो चीजें, इस तरह की करप्शन सबूत नहीं साबित हो सकते। असल चीज जो है कि ये जो अपनी इनकी जो मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है सिंध के अंदर, अब इनका अपना जो ग्रीन ट्रेंड का जो वो चल रहा था, उसका क्या बना, अभी बता देना लोगों को। ग्रीन लाइन का मंसूबा सिंध में। शौकत यूसुफ साहब कह रहे हैं कि सिर्फ टिट फॉर टैट है, आप लोग हिसाब बराबर करना चाहते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग है आप। कुछ है भी नहीं ना। हाँ। देखिए इन्होंने ये अभी ये भी नहीं बता सकते कि करप्शन के किसके खिलाफ इन्होंने रेफरेंस दायर किया। ये तो कह रहे हैं ना कि हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। हाँ। आप नाम लें, आपने अगर किसी ने करप्शन किए तो बताएं कि जी इसमें करप्शन है और कहाँ हुई है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि ये कोर्ट में चले गए हैं, ये नैब में चले गए हैं, अदालत में भी जाएं और दूध का दूध पानी का पानी। जो देखें इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि सबसे शफाफ मंसूबा ये है। इसकी वजह ये है गरीजा
कि इसमें कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट सूबाई हुकूमत ने नहीं दिया, हाँ कोई भी कंसल्टेंट सूबाई हुकूमत ने हायर नहीं किया, कोई भी बिलिंग जो है वो सूबाई हुकूमत नहीं कर रही। बिलिंग से लेके जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो वो है कंसल्टेंट है, वो सारे के सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक लेकिन ने hire शौकत किया। साहब पीपल्स पार्टी कॉन्ट्रैक्टर वाज ब्लैकलिस्टेड इन पंजाब। कॉन्ट्रैक्टर क्यों क्या ब्लैकलिस्ट है पंजाब में? देखिए, ब्लैक लिस्ट है या जो भी है, ये एसडीपी का काम है जो उन्होंने हमने तो नहीं किया है ना। जब हमने नहीं किया है, फंडिंग उनकी है, पैसा उनका है, प्रोजेक्ट उनका है, और उसके बाद आप कहते हैं जी हमने करप्शन किया, हमें बड़ा अफसोस होता है। और मैं तो देखो शौकत साहब, मैं जरा कुंडी साहब से यहाँ पे एक सवाल करूं। कुंडी साहब, सबूत क्या है करप्शन के? क्योंकि वज़ीर दिफा के खिलाफ ये रेफरेंस है कि पेशावर बीआरटी में जबकि वो सीएम थे, सबूत क्या है? जैसे शौकत साहब कह रहे हैं कि सिर्फ आप लोग पीआईटी की रिपोर्ट लेके चले नहीं, गए। उससे और भी देखें, पहली बात तो है कि उनके बिस्मिल ही गलत है। एक कॉन्ट्रैक्टर जो ब्लैकलिस्ट है पंजाब में, उसको आप वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, फिर आपने उसको 25% दिए हैं कि आप जल्द काम कंप्लीट करेंगे, वो भी मतलब जल्द काम कंप्लीट नहीं हो सका। फिर आपने कहा कि हम 6 महीने में कंप्लीट करेंगे, एस्केलेशन नहीं होगी। आपने 28-29 अरब का प्रोजेक्ट आप 70 अरब पे ले गए, अभी भी आप कह रहे हैं कि उसमें क्या करप्शन हुई है? और ये नैब के ऑर्डिनेंस के तहत, नैब का ऑर्डिनेंस 9 आप लोगों ने देखिए, report हमने लिया था, हमने उसके- नैब का ऑर्डिनेंस 9-10 के तहत हमने दिया है, हमने नैब के ऑर्डिनेंस के तहत। अब ये कहते हैं टिट ऑफ भाई, हम कहते हैं कि एहतसाब करें, पीपल्स पार्टी से होकर अगर हमारे कोई गलत लोग हैं आप उनको बिल्कुल टांग दें, लेकिन ये कहें कि ये इनकी, अब पहले देखें, पहले ये थी इसके साथ मिनिस्ट्री फॉर जो इनकी है अपना ट्रांसपोर्ट के पास काम। अब जब इनकी नई हुकूमत आई है तो इन्होंने दे दिया इसको बल्दियात को। क्यों दिए? एक मिनिस्ट्री पहले उनको ये जो दूसरी मिनिस्ट्री शौकत साहब, ये जो कुंडी साहब सवालात उठा रहे हैं, इन सवालात के क्या जवाब? इसी का जवाब दे रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ। जी, तो ये इन्होंने कहा कि बल्दियात को दे देगी, बल्दियात को नहीं दिया, ये बेसिकली पीडीए कर रहा है। मेरे भाई को मैं करेक्ट करूँ, पीडीए जो है ये अंडर आता है बल्दियात के, पहले से आ रहा है, ये अभी सामने नहीं डाला है। तो पहले किससे साथ? पीडीए ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है और ये इसके अंदर आता है। और ये जो देखे ना, सिर्फ ये कहना कि जी लेट हो गया है तो इसमें करप्शन हुई है, ये कहते हैं कि जी 70 अरब पे पहुंचे, कोई सबूत तो बता देना। मैं ये कह रहा हूँ कि सियासत 6 अरब जो इसका प्रोजेक्ट का कास्ट है, वो एक पैसा भी उससे नहीं बढ़ा है, तो कहाँ से 70 अरब? मैं तो यही तो अफसोस होता है ना कि सिर्फ टॉक शो में आके बार बार ये चीज को दोहराना कि जी वो 70 अरब पे पहुंच गए। मेरे भाई कोई सबूत दे देना। भाईजान, आपके जो तर्जुमान हैं वजीर आला के, वो मान रहे हैं कि इतने अरब तक पहुंच गया है, आप कहना है कि इतने अरब पे नहीं पहुंच गया। अब हम तर्जुमान की बात माने या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात माने? ना उसने कुछ कहा है ना मैंने गलत कहा है, ये आप अपने, यही तो मसला है ना, आप खुद क्लियर नहीं है, इसकी वजह से आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है एक दूसरे के साथ मेरे ख्याल में। नहीं, मुझे छोड़े आप, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ये आपका सूबा है मेरे भाई, मेरा सबका सूबा है, सबका सूबा है। आप भी पेशावर से आपकी, लेकिन शौकत साहब, आपने कहा कि जी जो भी तहकीक होनी है नैब में होनी है, अदालत में होनी है, हो जाए ताकि दूध का दूध पानी हो जाए। इसका मतलब क्या आप वेलकम कर रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी नैब में रेफरेंस लेके गई है परवेज खटक के खिलाफ, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, आप वेलकम कर रहे हैं? सर जी बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई और भी अगर ये चाहते हैं तो कोई और भी इदारों को इन्वाइट करें, क्योंकि मैं तो देखे हम तो बड़ी आप सिर्फ ये अगर आपने तादाद पूरी करनी है, क्योंकि हमारे खिलाफ रेफरेंसेस नहीं, ये एक जेन्युइन केस है। गो स्कूल के खिलाफ नहीं जाएंगे, 21,000 जेली दाखिले आ गए हैं, वो क्या गलत है? 4 करोड़ रुपए महीने का खांचा मारे थे, गलत है? मेरे इनका यही प्रॉब्लम ना कि ये जब भी कहते हैं देखो जी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, मेरे भाई हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी जब हमने कोई चीज नहीं है तो क्या होगी? आप लोगों की जो करप्शन की चीजें हैं, दास्तानें हैं, ये तो किसकी देखी चुकी है नहीं। ठीक है, अब इमरान खान साहब जिन लोगों को चोर और डाकू कहते थे, आज आपने उनको साथ शामिल कर लिया, क्या वो पाक हो गया? मेरी बात सुनना सर, आप मेरी बात सुन लेना। खैर थोड़े सा मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है सेगमेंट का। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए सिंध के लोगों के ऊपर रहम करे पीपल्स पार्टी। अगर ये सिर्फ इस खातिर कि जी जरदारी साहब के खिलाफ केसेस आ रहे हैं, बिलावल साहब के खिलाफ आ रहे हैं या किसी और के खिलाफ आ रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, आप 10 रेफरेंस डायरेक्ट है मेरे खिलाफ भी करें, मौजूदा चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी करें। आप तो बड़े अच्छे आदमी है, आपने तो जेन्युइनली स्टैंड लिया, तो आपकी मिनिस्ट्री चली गई थी पिछले 5 साल में। आपने जो जेन्युइन स्टैंड लिया था, वाकई मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपने जो स्टैंड लिया था पिछली दफा, उसकी में तो आपने मिनिस्ट्री गंवा दी। ठीक है, लेकिन शौकत साहब वेलकम कर रहे हैं कि जो भी तहकीक होनी है करप्शन की, जिसके भी खिलाफ होनी है, जहां होनी है, चाहे नैब में हो चाहे अदालत में हो, शौकत यूसुफजई उसको वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच शौकत यूसुफजई साहब, थैंक यू वेरी मच फैसल करीम कुंडी साहब। एक छोटी सी ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे भारतीय इंतखाबात की, रेफरेंडम है मोदी की बीजेपी के खिलाफ।
दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात का आज से आगाज हो गया है। भारत के लोअर हाउस ऐवान ज़ेरीन लोकसभा की 543 सीटों आज से 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक 6 हफ्तों के दरमियान 7 मराहिल के दौरान 543 सीटों पे 900 मिलियन वोटर जो है वोट कास्ट करेंगे। भारत की 18 रियासतों में इंतखाबात होने जा रहे हैं, जहां पर मकबूजा कश्मीर की 2 पार्लिमानी सीटें भी शामिल हैं। लेकिन सूरत हाल यह है कि मकबूजा कश्मीर में पूरी वादी में भारतीय इंतखाबात का बायकॉट है। ना सिर्फ मुसलमान हुर्रियत पसंद रहनुमाओं की जानिब से बायकॉट की अपील की गई, बल्कि जो मकबूजा कश्मीर की सिख बरादरी है उसने भी भारतीय इंतखाबात का बायकॉट कर रखा है। तो ऐसे मौके पे कि जब मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंतखाबात का बायकॉट है, मसला कश्मीर क्या आने वाली कोई भी जमात हल करवा सकती है, और क्या वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ऐसे माहौल में मोदी की कामयाबी की उम्मीद नजर आती है और मोदी के जरिए बीजेपी के जरिए मसला कश्मीर के हल होने की उम्मीद नजर आती है। यही सवाल हम सामने रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं जनाब सेंटर शेरी रहमान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम सेंटर साहिबा, थैंक यू वेरी मच आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। इस वक्त जबकि भारत में इंतखाबात चल रहे हैं, पहले मरहले का आगाज हो चुका है, और भारतीय इंतखाबात का पाकिस्तान पे असर क्या पड़ेगा और मसला कश्मीर के हल पे क्या असर पड़ेगा? जी, बहुत अहम सवाल है और मौजू वक्त पे भी कर रही हैं गरीदा, क्योंकि ये जैसे आपने कहा बहुत बड़ा और अहम इलेक्शन आज शुरू हो रहा है और काफ़ी दिन चलेगा। इसमें आपने देखा कि वहाँ रीजनल पार्टीज़ बहुत अब हो चुकी हैं, लेकिन बड़े जो इसमें खिलाड़ी हैं वो मैदान में तो बीजेपी और कांग्रेस लेड के कोalitions हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, वाज़े है कि दोनों के मंशूबे। आज भी एक ट्वीट डाला है कि वो अगर जीत के आएंगे, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में कहा गया है कि वो हर रेस को, हर मज़हब को निकाल देंगे सिवाय हिंदू, बुद्धिस्ट और एक और शायद उन्होंने कोई नेशनल रेस रिलीजियस सेक्ट का नाम लिया है। तो मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने वजाहत से अपने ट्विटर अकाउंट पे पहले दिन इलेक्शन पर ये लिखा है कि हम हटा देंगे। अब हटाना तो आप देख रहे हैं रोज़ वहाँ एक जो तशद्दुद और जारहाना रवैये का आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान में एक पूरा वतीरा चल चुका है मुसलमानों के खिलाफ, लिंचिंग्स हो रही हैं, हर किस्म की बहुत ही बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है सिर्फ उनके मज़हब के हवाले से कि आप मुसलमान हैं तो आप बीफ के नज़दीक कहीं गए हैं, आप बेचते हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। और कश्मीर में तो आप जानते हैं कि एक लिटरली उन्होंने रियासती तशद्दुद का नया दौर शुरू कर दिया है मोदी सरकार ने। और इस तनाज़र में आपने देखा होगा कि बड़ा गैर मौजू और मैं समझती हूँ इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट आया है प्राइम मिनिस्टर से 2 दिन पहले कि हमारे लिए बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए और अमन के लिए अगर मोदी सरकार फिर से वापस आएगी। तो इस पर हम सब शज़दर रह गए हैं। और आज फॉरेन अफेयर्स कमेटी में ये बात हुई है, फॉरेन मिनिस्टर ने 4 दिन पहले कहा कि हम हमले के मुतवक्को हैं हिंदुस्तान से, और कुछ उन्होंने डेट्स भी शाया की हैं जो भी बहुत हैरान कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से किया जाए। उससे मार्केट्स में एक पैनिक फैल गया है, स्टॉक मार्केट का हाल आप देख रहे हैं। यही सेंटर साहिबा यही सवाल मैं आपसे करूंगी कि आप क्या समझती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को यह बयान देने की नौयत क्यों पेश आई? क्या वज़ीर-ए-आज़म की तैयारी नहीं थी, या जज्बात की रौ में बह गए, या उन्हें अंदाजा नहीं था, कैलकुलेटेड मेजर्ड रिस्पॉन्स नहीं था उनका? और क्या बुचर ऑफ गुजरात जो गुजरात का कसाब है मोदी, उससे मसला कश्मीर हल करने की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि कश्मीर में तो आज मुकम्मल भारतीय इंतखाबात का बायकॉट है। हुर्रियत पसंद रहनुमाओं मीरवाइज उमर फारूक, यासीन मलिक को तिहाड़ जेल में कैद कर रखा है। तो ऐसे में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? बल्कि गरीदा इसके बरक्स उन्होंने तो कहा है कि हम आर्टिकल 370 जो कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को कायम रखता है और एक आइन में उनके ये क्लॉज है क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसको भी चैलेंज किया है कि हम तो इसको भी हटाएंगे। और वहाँ से सारों ने फिर कश्मीर की जो इलेक्टेड नुमाइंदा हैं जो इनके साथ कोऑपरेट भी करती रही हैं, महबूबा मुफ्ती बशमूल,
और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सब ने इसको सख्त और शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। जी। तो बीजेपी का तो कोई आपने देखा है हाल नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान पर एक्चुअल फिजिकल अटैक करने की कोशिश की है। तो मुझे नहीं समझ, मेरी समझ से बाला है और मेरे ख्याल में आपकी भी होगा कि ये कौन सा दानिस्ता था चुनाव अल्फाज का जिस पर ये बात की गई है और उसमें कौन सी तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। आप बड़े पुल गुजर के प्राइम मिनिस्टर बनते हो, तो ये तो मासूम सा सवाल होता है कि बीजेपी आएगी तो मुज़ाकरात का क्या आपको प्रोस्पेक्ट लगता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेंट्रल शेर रहमान साहिब आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।